हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सारेस क्लासेस। माई सेल्फ सादिक कंज्यूम। इससे पहले क्लास में हमने इम्यूनिटी के बारे में जाना था, जिसमें हमने मेनली इन्नेट इम्यूनिटी की बात की थी। आज नया क्लास स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी के दो पार्ट्स बताए थे मैंने, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को डिस्कस कर चुके थे, जिसमें से बताया था कि वो जो वर्क करती थी मेनली किस बेसिस पे करती थी, बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स, जिसमें हमने फिजिकल बैरियर्स देखा था, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर देखा था। ठीक है, इस तरह से हमने 4 बैरियर्स को देखा था। आज हम जो बात करेंगे, हम मेनली बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। किसकी बात करेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। स्टार्ट करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। यहाँ पर स्लाइड से एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जिसमें मेनली स्पेसिफिक पॉइंट्स से जो एज इट इज़ जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो सारे डाटा को मैंने यहाँ पर स्लाइड्स में पुट किया है। कुछ भी एडिशनल नहीं है। जहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि ज़रूरत है कि आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए एडिड होने चाहिए, उन सब पॉइंट्स को भी मैंने एक जगह सबको लिख रखा है। आते हैं पॉइंट्स पे, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये दिया हुआ है कि इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। क्या है? मार्क करते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक कुछ याद आया? कुछ एग्जांपल्स दिया था इससे पहले वाली क्लास में, राम श्याम 15 अगस्त के बारे में, जलेबी एंड ऑल। अगर जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पहले की जो वीडियो है उसको आप एक बार देख लें, फिर से आएँ, क्योंकि ये सारी लिंक है। जब तक इम्यूनिटी पता नहीं होगी तो आपको नहीं समझ में आएगी। उसके बाद का क्लास में इन्नेट इम्यूनिटी अगर नहीं समझ में आएगी, फिर आगे का जो कंटिन्यू आज एक्वायर्ड है वो भी नहीं समझ में आएगी। तो पहले का भी आप देख लें, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा डिस्कस कर लूँ। तो ये जो इम्यूनिटी होती है वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, जबकि इससे पहले वाली जो इम्यूनिटी थी वो क्या थी? पैथोजन नॉन स्पेसिफिक। यहाँ पर मतलब क्या था? नॉन स्पेसिफिक से वहाँ मतलब तक कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा, चाहे वो बैक्टीरिया आए, फंगल आए, कोई भी इन्फेक्शंस होगा, तो उसमें कौन सी एक्टिव होती थी? इन्नेट इम्यूनिटी। लेकिन एक्वायर्ड के केस में ऐसा नहीं होगा। दिस इज स्पेसिफिक वर्जन। ये सिर्फ किसी पार्टिकुलर के लिए ही एक्टिव होगा। अगर फंगल एक्टिवेशन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, तभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना उस वक्त एक्टिव होगी। अगर वायरल होगा तो एक मतलब एक तरह का अटैक होनी चाहिए एक बार में, तो उस टाइम एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होगी और अपना इम्यून सिस्टम के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड से क्या मतलब है। जैसे कि सपोज कर लें कि एक ह्यूमन बॉडी है H1, ठीक है। इस पर बैक्टीरिया भी अटैक कर रही है, फंगल भी कर रही है, वायरस भी कर रही है, प्रोटोजोन्स भी कर रही है, हेलमिन्स कर रही है, ठीक है ना। अगर ये पांचों कर रही है, ठीक है, एक ही ह्यूमन बॉडी पे, तो ये कौन सी किस कहलाएगी? इस वक्त में कौन सी इम्यूनिटी हमारी एक्टिव होगी? इन्नेट। चाहे वो कोई सी भी अटैक कर दे, चाहे वो साथ में कर दे या डिफरेंस फॉर्म में कर दे। लेकिन अगर यहीं पर एक बॉडी ले लें आप, H2, ह्यूमन बॉडी 2, इस पर सिर्फ या तो बैक्टीरिया अटैक करे, या फिर फंगी अटैक करे, या फिर वायरस करे, या फिर प्रोटोजोआ, या फिर हेलमिन्स। एट ए टाइम सिर्फ एक का ही अटैक होनी चाहिए, मल्टीपल अटैक्स नहीं होगा। अगर फिर से वो से बैक्टीरिया फिर से अटैक करेगी, तभी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। कौन सी? एक्वायर्ड। नहीं समझ में आया? आगे आ जाएगा। यहाँ पर पहली बात ये ध्यान दें कि ये जो होगा किसी पार्टिकुलर, वहाँ कोई भी पैथोजेन आएगा तो इन्नेट अटैक होगी, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिकुलर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक्टिव होगी। अब ये देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। वो वाली जो इम्यूनिटी थी वो कैसे काम करती थी? पैरियस बेसिस पे। लेकिन ये क्या करेगी? मेमोरी बेसिस पे। किस बेसिस पे करेगी? मेमोरी बेसिस पे। अब देखते हैं कि मेमोरी क्या होता है। मेमोरी ये वही चीज़ है जो हमारी मेमोरी होती है ना, हमारी मेमोरी होती है, हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं। जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम याद करते हैं तो क्या हम अच्छे से याद होता? नहीं होता। लेकिन अगर उस चीज़ की रिपीटेशन होती रहती है रेगुलर, तो वो चीज़ फिर हमें क्या हो जाती है? मेमोराइज हो जाती है, याद हो जाना। यहाँ भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ ऐसा ही केस है। देखते हैं क्या है। तो मेमोरी जो होती है मेनली दो तरह के रिस्पॉन्स दिखाती है। कितनी तरह की रिस्पॉन्स दिखाती है? दो तरह की। पहली जो रिस्पॉन्स होती है हम उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, और दूसरी होती है सेकेंडरी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ही एक और नाम से हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। यहाँ देखिए, सेकेंडरी रिस्पॉन्स को ही क्या कहते हैं? एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, याद रखना।
तो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, मतलब किसी पार्टिकुलर पैथोजेन के लिए होगा, किसी भी पैथोजेन के लिए नहीं होगा, किसी पार्टिकुलर पैथोजेन अगर ह्यूमन बॉडी पर अटैक होगा तभी ये इम्यूनिटी एक्टिव होगी। क्लियर है। और ये जो इम्यूनिटी वो किस बेसिस पे काम करेगी, ये जो काम करेगी किस बेसिस पे, मेमोरी बेसिस पे, नॉट बैरियर्स। वहाँ बैरियर्स थे, ठीक है, यहाँ पे किस पे, मेमोरी, ठीक है, याद करके करेगी। और ये जो मेमोरी जो याद करी, कैसे याद करी, जिस तरह से हमारी नॉर्मल बॉडी में होती है ना, हमारी टेंडेंसी होती है हम किसी चीज़ को जो फर्स्ट टाइम सीखते हैं तो हमें थोड़ा सा याद होता है, फिर वो सेकंड टाइम सीखते हैं तो और याद होता है, थर्ड और फोर्थ, और ऐसे ही करते 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 तो हमारी मेमोरी पावर क्या होती है, बढ़ती जाती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी, वो हम एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो मेमोरी होती है मेनली दो तरह की होती है। मेमोरी रिस्पॉन्स किस तरह का दिखाएंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स की हम एक और क्या कहते हैं, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। प्राइमरी रिस्पॉन्स, फोकस करके सुनना है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। वेन आवर बॉडी, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है, अगर नहीं है तो आप बुक निकालो एनसीईआरटी में, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, और आप वन बाय वन मैच करो, आपको सारा चीज़ बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, वेन आवर बॉडी, हमारी बॉडी, इनकाउंटर्स मतलब अटैक करना, ठीक है ना, जिस तरह से मूवी में होती है ना, पुलिस इनकाउंटर्स करते हैं किसके, क्रिमिनल्स के, सेम लाइक है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे ऊपर किसका अटैक होगा, पैथोजेन का। वेन आवर बॉडी इनकाउंटर से पैथोजेन, हमारी बॉडी की इनकाउंटर कौन कर रही है, पैथोजेन कर रही है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हम कहीं गए किसी इन्वायरमेंट में जहाँ पे ढेर सारे पैथोजेन थे, ठीक है, तो वो पैथोजेन हम पहले से अटैक नहीं होते, फर्स्ट टाइम अटैक्ड हो रहे हैं हम पर, वो पहली बार अटैक कर रही है, ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम वो क्या नाम है, वो पैथोजेन हमारे ऊपर अटैक करेगी तो हमारी बॉडी एक रिस्पॉन्स दिखाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो अटैक होने देगी, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी। कौन सा रिस्पॉन्स दिखाएगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाएगी। कौन सा रिस्पॉन्स, तो जब कोई नई पैथोजेन हमारे ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक होती है और उस ड्यूरेशन में जो रिस्पॉन्स हमारी इम्यून सिस्टम दिखाती है, उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्लियर। इसे आप इसे आप इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे कि आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम सीख रहे हो, जैसे कि अभी मैं जो चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्या अभी प्रॉपर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को बार बार आप समझोगे तो क्या होगा, ज़्यादा समझ में आएगा। इसका मतलब कि पहले बार में बहुत ज़्यादा समझ में आता है, नहीं आता है, थोड़ा ही समझ में आता है। तो इसका मतलब जब हमारी बॉडी पे फर्स्ट टाइम पैथोजेन का अटैक होगा तो और हमारी इम्यूनिटी जो उससे फाइट करेगी, तो क्या वो पूरी इंतज़ाम के साथ, पूरी एंटीबॉडी के लेके, पूरी इंटेंसिटी के साथ फाइट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये भी नॉर्मल फंडा यहाँ पर भी होगा, प्रोटोकॉल होगा, यहाँ पर भी क्या करेगी, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगी वो क्या दिखाएगी, बहुत ही लो इंटेंसिटी का, क्योंकि वो पहली बार अटैक हो रही है, उसे समझने में टाइम लगेगी आखिर ये कौन सा वायरस है, या फिर ये कौन सा बैक्टीरिया, या ये कौन सा फंगाई है, कौन सा है, ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर है, उसे आइडेंटिफाई करी, और जो रिस्पॉन्स देगी वो क्या होगा, बहुत ही लो इंटेंसिटी का होगा। क्या होगा, बहुत ही लो इंटेंसिटी का। क्लियर, यही जो सीन है। तो याद रखना, प्राइमरी जो रिस्पॉन्स होगी जब हमारे बॉडी पर अटैक होगी तो वो किस इंटेंसिटी की रिस्पॉन्स होगी, लो इंटेंसिटी। मार्क कर लेते हैं। क्लियर। आते नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी क्या करना है कि फिर से हमारे ऊपर अटैक हुआ पैथोजन का, यहीं पर वो जो मैंने टर्म यूज़ किया था, कौन सा, आते हैं पहले स्लाइड पे, ये वाली, ये है ना, ये स्पेसिफिक टर्म, यहीं पर अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, प्लीज़ अच्छे से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। आते हैं स्लाइड पे, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। अब क्या हुआ, हमारे ऊपर फर्स्ट टाइम किसका अटैक हुआ था, सपोज वायरल का अटैक हुआ था, वायरल अटैक हुआ, किसी वायरस का अटैक हुआ, उसे हम कहते हैं वायरल अटैक। हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करेगी और वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, और वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हम उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स। और वो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हाई इंटेंसिटी नहीं, लो इंटेंसिटी, कम इंटेंसिटी की प्रोड्यूस होगी। मतलब उसे जो फाइट करेगी वो प्रॉपर नहीं करेगी, कम मात्रा में करेगी। लेकिन क्या हुआ, फिर से उसी वायरस का, स्पेसिफिक वायरस, यहाँ पर उसी वायरस का अगर फिर से अटैक होगा, इसीलिए स्पेसिफिक टर्म यूज़ हुआ, तभी हमारी सेकेंडरी रिस्पॉन्स एक्टिव होगी। अगर उस जगह पे, उस वायरस की जगह कोई नया बैक्टीरिया का अटैक होगा तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारी बॉडी के लिए फिर से नया है, फिर से वो प्राइमरी करेगी। इसीलिए यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया। एक ह्यूमन पे
ठीक है, एक ही वायरस हो या एक ही तरह का बैक्टीरिया हो या एक ही तरह का प्रोटोज हो, बार बार अगर अटैक करेगी तब सेकेंडरी क्या नाम है आपका, कौन सा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिव होगी। इसीलिए टर्म यूज़ किया गया स्पेसिफिक। इसको एक्सप्लेनेशन से हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कि आपकी ये बॉडी थी, योर बॉडी होस्ट, इस पर किसी ने वायरस ने अटैक किया, वायरस का नाम था V1। ठीक है, जैसे ही अटैक होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव होगी और वो क्या करेगी, फाइट करेगी। फाइट करके जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी हम उसे कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, क्लियर। फिर क्या हुआ, फिर यही बॉडी थी, हमारी बॉडी थी, इस पर फिर से उसी वायरस का फिर से अटैक होगा। देखो फिर से V1 वायरस का ही अटैक होगा। उस टाइम कौन सा क्या करेगी, हमारी इम्यून सिस्टम कौन सी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स, जिसको हम एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी प्रोड्यूस करेगी, सेकेंड टाइम में कौन सी प्रोड्यूस करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। क्यों, क्योंकि उसी वायरस ने फिर से अटैक किया। बार बार मैं समझा रहा हूँ, सेम स्पेसिफिक, इसी वायरस को सेम के लिए यूज़ किया। अगर उसी बॉडी पर, जिसमें जो फर्स्ट टाइम पे क्या अटैक किया था V1 वायरस, लेकिन अगर सेकंड टाइम पे क्या अटैक करेगा, B1 बैक्टीरिया, तो क्या इम्यून सिस्टम सेकेंडरी रिस्पॉन्स रिलीज करेगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करेगी किसी पार्टिकुलर स्पेसीज के लिए, पार्टिकुलर पैथोजेन के लिए करेगी। लेकिन अगली बार में क्या अटैक हुआ तो क्या उसी टाइप का वही वायरस था, नहीं था, क्या था, बैक्टीरिया हो गया। तो इन सब में इनेट इम्यूनिटी तो कोशिश करेगी अपना बैरियर्स को करके कोशिश करेगी, लेकिन अगर उसके बाद भी हमारी बॉडी में एंट्री कर जाएगी तो कौन सा हमारा इम्यूनिटी क्या है ना एक्टिव होगा, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में भी वो कैसे काम करेगा, मेमोरी बेसिस पे काम करेगा। जो पहली बार अटैक हुआ उसे वो मेमोराइज करके रखेगा, याद रखेगा, अच्छा ये था, पहचान लेगा, अच्छा ये था, ठीक है। जैसे ही वो फिर से करेगी अटैक तो उसे पहचान जाएगी, और इस बार जो हमारी इम्यूनिटी जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखाएगी वो क्या करेगी, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की दिखाएगी। क्या दिखाएगी, बहुत ही हाई इंटेंसिटी। देखो यहाँ सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज ऑफ हाई इंटेंसिटी। इससे आप ऐसे समझ लो कि सपोज आपके घर में कोई चोर है, वो आ रहा, ठीक है, पहली बार आया, आपके एक गेट से आया, मेन गेट से आ रहा, आपको पता नहीं चला, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि कोई चोर आया है। आप दूसरी बार में क्या करोगे, तैयारी करके रखोगे, डंडे वंडे लेके बैठे रहोगे, अगली बार आएंगे तो छोड़ूंगा नहीं, पिटाई बिटाई कर, क्योंकि पहली बार में तो आपको पता नहीं था, आप कोशिश किए भी तो वो क्या हुआ, उसको पकड़ नहीं पाए। इस बार जो कोशिश आप पूरा किए हुए थे लेकिन क्या उसको पकड़ पाए नहीं, तो क्या हो गया, लो इंटेंसिटी। ठीक है, आप खुद डरे हुए थे, लेकिन अगली बार में पहचान गई कि चोर यहीं पर से आएगा। अगर वो चोर फिर से वहीं पर से आएगा तो आप तो पहले क्या, आप किसी और, आपके घर में और भी गेट, आप उधर जाके बैठोगे नहीं, आप उसी गेट पे बैठ के इंतजार करते रहोगे कि चोर वही आएगा, यहीं पर से आएगा। और अगर उस वक्त पकड़ाएगा तो क्या चांसेस है कि आप उसको पकड़ लेंगे ईजिली, बिल्कुल पकड़ दोगे, और इस वक्त चोर पकड़ा जाएगा। तो इस बार क्या अच्छे से उसकी धुलाई होगी, बिल्कुल होगी, तो हाई इंटेंसिटी से उसका एक्शन होगा। लेकिन अगर वही चोर दूसरे गेट से आ जाएगा, ठीक है, खुद को ना भेज के दूसरे को भेज दिया कि भाई उस गेट से मत जाना क्योंकि जाओगे पकड़ा जाएगा, अपनी जगह वो किसी और को भेज दिया, किससे एंट्री है, दूसरे गेट से एंट्री किया वो। आप तो बैठे हुए थे यहाँ पर से कि अरे वही आएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा जो चोर आया वो किस रास्ते से आया, एक तो चोर दूसरा आया और रास्ता भी दूसरे रास्ते से। क्लियर है, तो क्या आप उसे पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। इसका मतलब क्या था, यहाँ वहाँ पर क्या आप सेकेंडरी रिस्पॉन्स दे पाओगे, नहीं। अगर वही चोर उसी गेट से आता तो आप उसको अच्छे से पकड़ लेते, लेकिन नया चोर नए रास्ते से आया तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन प्रॉपर नहीं ले पाओगे। तो उसके लिए तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स ही एक्टिव होगा, जो कि लो इंटेंसिटी का। आपके सेकंड गेट से आएगा, आपको आवाज़ आएगी कि वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है, आप जाओगे, तब तक जाते जाते चोर भाग जाएगा। क्या होगा, भाग जाएगा। क्लियर है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स मेनली पार्टिकुलर स्पेसिफिकली अगर एक ही, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़, एक बात, इसको एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे कि मैं आपको पहला बार पढ़ा रहा हूँ ये चीज़, दूसरा दिन भी मैं इसी चीज़ को पढ़ाऊँगा, तो क्या आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बिल्कुल ऑब्वियसली आएगा। ट्राई करके देख लो, आप मेरी वीडियो को एक बार देखो फिर दूसरा बार देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं अगला दिन नया वीडियो डाल दूँ तो क्या आपको वो चीज़ समझ में आएगा, ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। वो तो फिर आपके लिए क्या होगा, पहला बार, तो वो आपके लिए क्या होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा।
लेकिन आप एक ही वीडियो को बार बार देखो तो क्या उस पर कौन सी रिस्पॉन्स एक्टिव होगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और आपको उस वक्त ज़्यादा याद होगा। तो यहाँ पर याद रखना, एक ही चीज़ का बार बार अटैक होना, चाहे वो एक ही वायरस का बार बार अटैक होगा तब मेमोरी करेगा, या तो एक ही बैक्टीरिया का बार बार अटैक होगा तब मेमोरी करेगा, या फिर एक ही प्रोटोजोआ का बार बार अटैक होगा तब होगा। अलग अलग करेगा तो नहीं हो, इसलिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया था स्पेसिफिक। काफ़ी लोग इस पर कन्फ्यूज़ होते हैं, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक ही चीज़ों को बार बार समझाता हूँ। वो इसलिए समझाता हूँ ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसे टर्म्स हैं जिसमें लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, क्लास 12 के बच्चे खास के ज़्यादा होते हैं, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ। क्लियर है? इसलिए सिंपल से एग्जाम्पल्स दिया हूँ जिससे वो अच्छे से समझ सके। क्लियर है? तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगी? लो इंटेंसिटी की होगी। सेकेंडरी क्या होगी? हाई इंटेंसिटी। और यही जो टर्म हुआ ना कि दूसरी बार जब अटैक हुआ तो हमारी इम्यून सिस्टम पहचान रखी थी कि ये जो पैथोजन है वो दिखने में ऐसा होता है, अगली बार हमको यहाँ पर अटैक करना, इसकी कमज़ोरी ये है। तो अच्छे से उसकी क्या होती है? हाई इंटेंसिटी का वो रिस्पॉन्स देता है। और क्या किया? तो वो किस बेसिस पे किया? इसने मेमोरी किया। अगर वो फर्स्ट टाइम हमारी इम्यून सिस्टम इसको मेमोराइज नहीं करती, कब? प्राइमरी रिस्पॉन्स में, तो क्या सेकेंडरी रिस्पॉन्स हाई इंटेंसिटी को होती? ऑब्वियसली नहीं होती। तो इसका मतलब ये चीज़ कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या क्या थोड़ा बहुत पहचान लिया, समझ लिया कि अच्छा ये होता है, ये होता है, फिर से तैयारी में रहा कि अगली बार आएगा तो छोड़ूंगा नहीं। यही बात हुई। तो यहाँ पर देखो अगला पॉइंट है, दिस इज डिस्क्राइब टू द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपियर्स टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। सी, मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर, पहला वाला जो इनकाउंटर हुआ तो उसको अच्छे से इसने याद किया, बढ़िया से कि अगली बार अगर ये नीट में इस बार नहीं हो कोई बात नहीं, अगली बार मैं ऐसी अच्छी तैयारी करके जाऊँगा कि मैं नीट आराम से निकालूंगा अच्छे मार्क्स और अच्छे रैंक के साथ। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमें ये चीज़ देखना, हमें ये तो पता चल गया कि द एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडीज वर्क मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी, एंड द मेमोरी शोज टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नाउ हियर इज द टाइम टू लेट मी टू नो दैट हाउ दिस रिस्पॉन्स वर्क्स मेनली। हमें ये तो पता चल गया कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो किस बेसिस पे काम करती है? मेमोरी बेसिस पे। और मेमोरी कैसे काम करती है? हमारा मेमोरी कैसे बनता है? जब दो बार अटैक होती है, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी, और सेकेंडरी को क्या कहते हैं? एनेमनेस्टी। जब तक प्राइमरी अटैक नहीं हो तो सेकेंडरी कहाँ से आएगी? तो दोनों लिंक है, पहला प्राइमरी अटैक फिर सेकेंडरी होगा, और फिर अच्छी मेमोरी बन जाती है। और इस तरह से, तो ये तो तरीका पता चल गया कि ऐसे करती है, इस तरह से हमारी इम्यून सिस्टम काम करती है। कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए। लेकिन आखिर इनको कंट्रोल कौन करता है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ प्रेजेंट, क्या ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या मतलब टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं जो इन सब को फंक्शनली एक्टिव बनाता है? तो याद रखना, हमारे बॉडी में ये जो रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हमारी बॉडी के कहाँ होती है? दो तरह के लिम्फोसाइट्स के थ्रू होती है। किसके थ्रू होते हैं? दो तरह का लिम्फोसाइट्स। क्लियर? और ये सारा काम कहाँ होता है? ऑब्वियसली ब्लड में होगी। कहाँ होगी? ब्लड में होगी। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड विद टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। याद रखना, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आएगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी। अगर अनदर वे में कहें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स। वो भी किन किन लिम्फोसाइट्स के थ्रू होता है? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है। ये सब ऐसे लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है ना, जो हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स क्या होता है? लीकोसाइट्स के ही ये सब पार्ट्स होते हैं। बताया था ना, ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट पहली वाली। अब एक ही चीज़ को बार बार मैं क्या बताऊंगा यार, तो सारे क्लासेस तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो पिछले वाले वीडियो देख लो, और नहीं भी हो तो बुक्स में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 उसे आप खोलो, उसमें आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। क्लियर है? देखते हैं बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है। बी लिम्फोसाइट्स क्या होती है? ये पता ही है क्या होती है। WBC होती है। लीकोसाइट्स के टाइप्स होते हैं। WBC क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता है, वाइट पिगमेंट्स होते हैं। ये क्या करती है? प्रोटीन्स बनाती है। क्या करती है? प्रोटीन्स बनाती है। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनाएंगी। जैसे ही नीड होगी ना, हमारे ऊपर पैथोजन का अटैक होगा तो क्या करेगी? बी लिम्फोसाइट्स एक्टिव होगा और क्या बताएगी? आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। क्या एक प्रोटीन बताएगी? नहीं, यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ, आर्मी ऑफ प्रोटीन्स। क्या आर्मी एक की होती है? काफ़ी जवान होते हैं उसमें। तो प्रोटीन्स भी काफ़ी बने, ढेर सारी प्रोटीन्स बनाती है। जैसे जैसे पैथोजन का अटैक होगा, जितना पैथोजन बनेगा उतना ज़्यादा ये बनेगी उससे लड़ने के लिए। पैथोजन हमारे लिए क्या हो गया? दुश्मन हो गया। और उस दुश्मन से लड़ने के लिए हम अपने क्या भेजते हैं? अपने सैनिकों को भेजते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं, अपनी आर्मी को भेजते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे आर्मी किसकी है? यहाँ पे आर्मी है प्रोटीन की। और यहाँ पर हमारा दुश्मन कौन है? दुश्मन हमारा यहाँ पर पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी ले लो, पता ही है कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं।
उनके लिए ये क्या करेगी, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगी। कहाँ प्रोड्यूस करेगी, सारी सी बात ब्लड में प्रोड्यूस करेगी। ये सारा काम हमारा कहाँ हो रहा है, ब्लड में होती है। तो वैसी प्रोटीन जो हमारे ब्लड में प्रोड्यूस होती है, और उसको प्रोड्यूस कौन करता है, कौन करता है, बी लिम्फोसाइट। याद कर लो कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स ब्लड में, ठीक है, पैथोजेन से फाइट करने के लिए। इनको क्या कहते हैं हम, एंटीबॉडी। कंफ्यूजन नहीं, आते हैं आगे। वैसे एक और लिम्फोसाइट्स होती है जिसका नाम है टी लिम्फोसाइट। ये क्या करती है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है, इसका कोई रोल नहीं है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। ये जो क्या करती है, ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं, ठीक है। एक तरह से कह दूँ तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करते हैं। इसके थ्रू क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडी का प्रोडक्शन और हायर अमाउंट में करती है। अगर नॉर्मली बी लिम्फोसाइट 20 बना रही थी, अगर उसकी मदद टी लिम्फोसाइट्स कर देगी तो वो क्या हो जाएगा, 200 बन जाएगी। तो याद रखना, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को बनाती है। एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है जो ब्लड में बनती है, किसके अगेंस्ट, एंटीजन कह लो। एंटीजन क्या होता है, वो पैथोजन होता है ना, उन्हें एंटीजन कहते हैं। क्लियर। टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है, टी लिम्फोसाइट्स भी क्या होते हैं, WBC का टाइप से जो ब्लड में पाया जाता है। ये क्या होता है, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी तो नहीं बनाएगा लेकिन एंटीबॉडी को सिक्रेट होने में मदद करता है। पढ़ें यहाँ, T cell themselves do not secrete antibody but help B cells to produce them। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ये बहुत ही फ्रेंडली नेचर को होता है, इसे मदद करना अच्छा लगता है। बी लिम्फोसाइट्स प्रोटीन बनाएगा, मेन काम कौन करेगी, बी लिम्फोसाइट, लेकिन उसको काम में मदद कौन करेगा, टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब जैसे ही यहाँ पर टर्म आ गया एंटीबॉडी, क्या आ गया, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो हमें ये पता चल गया कि एंटीबॉडी क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो मेनली क्यों बनती है, हमें एंटीजन से लड़ना है। एंटीजन क्या होती है, पैथोजन, जितने भी पैथोजन हो गए ना उन्हें हम कहते हैं एंटीजन, ठीक है ना, दुश्मन एंटीजन। वर्ड सुना होगा फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, क्या नाम है, अब यहाँ पर मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि एंटीजन होती क्या है। हैव यू एनी आइडिया, एंटीजन बता चुका हूँ मैं, बहुत बार बताया हूँ। एंटीजन ये होती है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या वैसे पार्टिकल्स, वैसे सब्सटेंस, कुछ भी हो सकते हैं एंटीजन में, कोई भी आ जाएगा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हार्म करने की कोशिश करेगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, एंटीजन। तो इस हिसाब से पैथोजन क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, सब तो नहीं होती, मोस्टली क्या होती है हमारे लिए नुकसान करती है, हमें क्या करती है, हार्म करती है। तो क्या मैथोजन को, पैथोजन को भी हम कह सकते हैं एंटीजन, ऑब्वियसली कह सकते हैं। क्लियर है, डिफिनीशन समझ में आ गया। तो सारे पैथोजन किस में आते हैं, एंटीजन में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ये क्या होती है, प्रोटीन। क्या होती है, प्रोटीन। कब बनेगी, जैसे ही इसका अटैक होगा एंटीजन का, वैसे ही ये बनेगी। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ करने की सोचने की बात है कि हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं सब प्रोटीनियस फॉर्म में होते हैं। जैसे हर का एक लैंग्वेज होता है ना, कोडिंग वर्ड होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में भी जितने भी सिग्नलिंग जाते हैं, जितना भी काम होते हैं ना, सारा प्रोटीन फॉर्म में होता है। एक प्रोसेस पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, सेंट्रल डोग्मा, ठीक है ना, जिसमें DNA टू RNA बनती है, RNA तो प्रोटीन, और प्रोटीन फिर सिग्नलिंग करती है हमारे आगे के बॉडी के फंक्शंस को कैरी ऑन होने के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बस इतना सा ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जितने भी काम होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, काम से क्या मतलब, बॉडी के फंक्शंस होना, वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, किस लैंग्वेज में होते हैं, प्रोटीनियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन फॉर्म में टूटेगा, फिर वो सिग्नलिंग होगा। जैसे हर का एक लैंग्वेज, जैसे हम लैंग्वेज अगर किस में बात कर रहे हैं आपसे समझ में आ रहा है, हिंदी, ऐसे बॉडी के जो अंदर के पार्ट्स होते हैं ना, जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, वो किस लैंग्वेज में करते हैं, वो प्रोटीनियस लैंग्वेज में करते हैं। किस लैंग्वेज में, प्रोटीनियस फॉर्म में करते हैं। तो वैसे ही तो याद रखना है कि जब जब हमारे ऊपर बॉडी पे अटैक होगा तब तक हमारी एंटीबॉडी एक्टिव होगी। ठीक है ना, जब जब दुश्मन आएगी तब तक हमारी आर्मी ऑफ एंटीबॉडी। तो जहाँ जहाँ एंटीजन वहाँ वहाँ एंटीबॉडी।
दोनों में हमेशा एक रिलेशन होता है। यहाँ पर ये डायग्राम है एंटीबॉडी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर मेनली कुछ टर्म्स हैं एंटीबॉडी में जो इन्हें हमें ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेते हैं 5 स्टार। यहाँ पर जो कुछ टर्म्स है वो जिस पे हमें ध्यान देना है, गौर से देखना है। लाइट चेन, हैवी चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंटीजन बाइंडिंग साइट, N and C टर्मिनल, ठीक है। आते हैं, तो याद रखना है कि ये जो एंटीबॉडी का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। पॉइंट्स पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है, ये एक्सप्लेन दिया हुआ। एंटीबॉडी क्या होती है, ये कैसी प्रोटीन होती है जिसको प्रोड्यूस कौन करता है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स नहीं, बी लिम्फोसाइट्स। याद रखना, अच्छे बच्चे हो आप लोग, बी लिम्फोसाइट्स। कब प्रोड्यूस होगा, जिससे ही हमारी बॉडी पे पैथोजन का अटैक होगा। अभी मैंने पैथोजन के बारे में बताया, किसका अटैक होगा, पैथोजन का। पैथोजन को ही क्या कहते हैं, एंटीजन। और कहाँ अटैक होगा, ये सारा काम कहाँ होगा, ब्लड में फाइट करने के लिए। क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न। हर एंटीबॉडी होती है, जो पिछला मैंने बताया था डायग्राम, वो उस पर हम जाएंगे। हर एंटीबॉडी के पास 4 पेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 पेप्टाइड चेन। तो ये जो एंटीबॉडी होती है, जो प्रोटीन होती है, वो किस पे, कौन सा चेन्स होते हैं, ये पेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं। क्लियर है। आते हैं डायग्राम पे, क्या मतलब इसका पेप्टाइड चेन्स। ये देखिए, ये है ना, ये मार्क करते हैं, एक ये वाली पूरी, ठीक है। ये वाली ऐसे एल बना दिया गया है। इसको अगर सीधा लेंगे तो क्या ये एक में आएगी, बिल्कुल। इसी को बस थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दिया गया, यूं, इट्स लाइक दैट। क्लियर, एक हो गया। वैसे ही आप उसकी इधर आ जाओ, छोटी वाली, ये ना, ये 2 पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। इंक कलर ग्रीन कर लेते हैं। ये वाली देख लो, ये वाली है 1, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 1, ठीक है। अब ये वाली है 2, वैसे ही ये वाली 3rd पेप्टाइड चेन, और ये 4 पेप्टाइड चेन। क्लियर। तो हमारे एंटीबॉडी में कितने पेप्टाइड चेन, तो सबसे पहली बात याद रखना, हमारे एंटीबॉडी में चेन्स होते हैं। कितने चेन्स होंगे, 4 चेन्स होंगे। चेन लाइक है ना, स्ट्रेट बेंड कर दिया गया थोड़ा, 4 चेन होंगे। कितने पेप्टाइड चेन होंगे, और ये जो चेन होंगे किसके बने होंगे, पेप्टाइड के बने होंगे। क्लियर है। और कितने होंगे, 4 होंगे, 4 बता दिया मैंने। अगला यहाँ पर पॉइंट ये है, ये देखो, अगला ये है कि इनके पास 2 जो होता है वो छोटे चेन होते हैं, 2 छोटे चेन, जिनको हम कहते हैं लाइट चेन। क्या कहते हैं, लाइट चेन। और 2 क्या होते हैं, बड़े चेन होते हैं, जिनको हम कहते हैं हैवी चेन। क्या कहते हैं, हैवी चेन। क्लियर। देखते हैं क्या है ये वाली है ना, ये 1 और 4, ये 1st and 4। क्या ये बड़े चेन है, ठीक है, लंबी है। जब लंबी रहेगी तो इसकी वेट भी ज़्यादा होगी, तो इसको क्या कहेंगे, हैवी चेन। क्या कहेंगे, हैवी चेन। कितने हैं, 2। क्लियर है। तो 2 हैवी चेन है, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। तो ये हो गया L1, और ये हो गया, ये वाली हो गई L2। क्लियर है। और 2 इनके पास होते हैं शॉर्ट चेन। क्या होता है, शॉर्ट चेन, ठीक है। सॉरी, हैवी चेन था ना ये H1 हुआ, ये वाली हो गई H1, और ये वाली हो गई H2, हैवी चेन।
ठीक है, बड़ी वाली चेन जो होगी ये वाली देख लो, ये और ये, ठीक है, ये ठीक है, H1 H2 और दो लाइट चेन, तो ये छोटी वाली होगी ना, ये L1 और ये L2, ठीक है, क्लियर। दो हैवी चेन दो लाइट चेन, और इसीलिए इसको हम डिनोट करते हैं H2, मतलब दो हैवी चेन होगा L2। ये किसके लिए सिंबल यूज़ होता है? एंटी बॉडी के लिए। कन्फ्यूज़न कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया, लाइट चेन क्या होता है, हैवी चेन क्या होता है। अब आना है हमको डाइसल्फाइड बॉन्ड पे, कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या। यहाँ पर देखो छोटी छोटी एस बनी हुई है, एस 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 एस, ठीक है ना, एस एस एस। तो यहाँ पर देखने की चीज़ है, यहाँ पर भी देखो एस एस है, तो ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर की बनी होती है, दो सल्फर बॉन्ड होती है। तो क्या यहाँ पर देखा जाए तो ये एक हैवी चेन और एक लाइट चेन को ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जोड़ रही है। तो सवाल आएगा कि इन एंटीबॉडी हैवी चेन इज ज्वाइंड विद लाइट चेन बाय विच बॉन्ड? फॉस्फेट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आपको जहाँ मारना पड़ेगा क्या? डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर है? तो ये एस एस देने का मतलब यही है। इवन ये दो हैवी चेन को भी ज्वाइन करती है। क्लियर। अब देखना है एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या देखना है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये वाली पार्ट को। सोचो, एंटीजन मैंने क्या बताया था? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। मान लो कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्या है ये मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इस पे कुछ सरफेस होते हैं, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक इस टाइप का बना हुआ। क्या होते हैं? जिस तरह से हर ताले के लिए एक चाबी होती है ना, उसके लिए एक हार्ड बना होता है, एक शेप बना होता है प्रॉपर, कि अगर वो उसमें जाकर घुमाएंगे तभी खुलेगी। वैसे ही इस पर भी एक शेप होता है, और ये शेप पता किस लिए जाता है? कि वहाँ पर जाके अटैच होना है, कहीं पे जाके जुड़ना है। और मैंने क्या बताया था कि जब जब एंटीजन बनेगी तब तब एंटीबॉडी बनेगी। इसका मतलब जब एंटीजन बना है तो एंटीबॉडी बनेगी। तो ये शेप मेनली ये प्रोवाइड करती है, किसके लिए मदद करती है? ये वाली जो है ना, इसको कहते हैं ईपीटोप। क्या कहते हैं? ईपीटोप। याद कर लो, ये एक ऐसा सर्विस होता है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? एंटीजन पे, जो साइट प्रोवाइड करती। साइट मतलब बैठने के लिए जगह, किसको? एंटीबॉडी को। साइट फॉर, क्लियर। अब ये क्या करेगी? ये जब भी एंटीजन आएगी तो ये तो नहीं है कि एंटीबॉडी की कहीं पर भी अटक जाएगी, ये अटैच हो जाएगी। तो एंटीबॉडी के पास भी इसका एक शेप होता है। जिस तरह से हर ताले की चाबी दे सकते नहीं, किसी भी चाबी में चला जाएगा, कहीं पर भी जाकर ताले में कहीं पर भी आप डालते हो नहीं ना, कहाँ पर आप उसे उस की को लॉक में, जहाँ पे लॉक होती है वहीं पर उसे इंसर्ट करके फिर उसे ओपन कर दो। तो सेम लाइक इसमें भी एक जगह, पार्टिकुलर स्पेसिफिक जगह होती है, उस जगह को हम कहते हैं, यहाँ पर देखो, एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो जब भी एंटीजन आएगी वो कहाँ पे? यहाँ पे जुड़ेगी, ये वाली स्पेस पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। कहाँ जुड़ेगी? जब भी जुड़ेगी इस जोन में। इसीलिए इसका देखो घाट बना हुआ है कि ये जाके इसमें अटक जाती है, ठीक है। एक तरह से कह लो कि ये एंटीबॉडी की दांत है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। कि एंटीजन आती है तो उसे पकड़ लेती है और फिर उसे खा जाती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। क्लियर। अब एक लास्ट टर्म है एमिनो टर्मिनल एंड कार्बोनिल टर्मिनल। आ जाओ, ये देखो सी यहाँ है एन, इसे एन टर्मिनल कहते हैं, एन टर्मिनल। एन मतलब पता क्या है? एन मतलब है अमीनो, सी मतलब कार्बोनिल, ठीक है ना। तो हमारे एंटीबॉडी में एक साइड पे अमीनो की टर्मिनल होती है, अमीन की टर्मिनल्स होती है, दूसरे साइड पे कार्बोनिल। किसकी? कार्बोनिल में क्या क्या आ जाएंगे? इसमें केटोन वाले भी आ जाएंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले भी। अब ये जाके केमिस्ट्री वाले सर से पढ़ना कि केटोन क्या होता है, सारी मुझसे ही पढ़ोगे, ठीक है। अमीनो टर्मिनल, तो ये वाली अमीनो टर्मिनल। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ टर्मिनल हैव एंटीबॉडी,
तो याद रखना एंटीजन बाइंडिंग साइट वाली जो आती है एरिया उसे कहते हैं एमिनो टर्मिनल, एन टर्मिनल। और ठीक है, और उसके जो अपोजिट जो एरिया आती है हम उसे कहते हैं कार्बोनिल टर्मिनल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है एंटीबॉडी में? नहीं। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लियर? बता ही दिया कि इसके पास 2 हैवी चेन होते हैं, बता दिया मैंने, लंबी वाली H1, छोटी वाली को L1, फिर लंबी दूसरी वाली को H2, छोटी दूसरी वाली को L2। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये भी बता दी कि 2 टर्मिनल होते हैं, एन अमीनो टर्मिनल है, कार्बोनिल टर्मिनल है। ठीक है, याद रहेगा। डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट क्या होता है? ये साइट प्रोवाइड करते हैं, एरिया प्रोवाइड करते हैं किसको? अटैचमेंट होने के लिए, किसका? एंटीजन का। और एक बात और यहाँ पर ये चीज़ है कि ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो किसके बने हुए हैं? आते हैं फिर से, ध्यान दो। ये वाली जो एरिया थी हम इसे कह रहे थे एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या ये सिर्फ इसका क्या नाम था? ये छोटी वाली का हमने दिया लाइट चेन नाम था इसका, क्योंकि छोटी थी, इसका नाम क्या दे दिया? लाइट चेन। इसका क्या नाम था? तो अगर देखा जाए तो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन मिलकर एंटीजन बाइंडिंग साइट बना रही है। देखो ना, ये वाला, ये और ये मिलकर क्या बना रही है? हैवी प्लस लाइट चेन क्या बना रहा है? एंटीजन बाइंडिंग। तो अगर कहेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइट इज इक्वल टू हैवी चेन प्लस लाइट चेन, 1 हैवी चेन 1 लाइट चेन। क्लियर है? क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स को फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट से कि हमारी बॉडी में ये तो पता चल गया कि एंटीबॉडी की शेप क्या होती है, कैसे बनते हैं, क्या होता नहीं होता, और ये कब रिलीज़ होगा? जब भी हमारे ऊपर पैथोजन का अटैक होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम देखेंगे किस तरह से अटैक होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, जो रिस्पॉन्स कौन सा एक्वायर्ड इम्यूनिटी बन रही थी। ठीक है, वो तो प्राइमरी रिस्पॉन्स तो बता रही थी कि मेमोरी करके, लेकिन ये भी जो रिस्पॉन्स जो हमें दिखती थी, कौन सा ट्रैक ये फॉलो करके करती थी, ये हम अगले क्लास में जानेंगे। लास्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। हमारे बॉडी में मेनली 5 तरह की एंटीबॉडी बनती है। कितनी तरह की? 5 डिफरेंट टाइप्स एंटीबॉडी। IgA याद रखना है, IgD याद रखना है, IgM याद रखना है, IgE याद रखना है, IgG। क्या? G। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। IG मतलब IAG नहीं है, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब कन्फ्यूज़न फिर सर ये क्या होता है? बेवकूफ़ों, एंटीबॉडी को ही हम और क्या कहते हैं? इसका अदर नेम होता है, जैसे तुम्हारे भी होते हैं ना, कई नाम होते हैं, सोनू, पप्पू, मुन्नू, मुन्ना, जो भी ले लो। ठीक है ना, वैसे ही इसका भी नाम होता है। ये क्यों पीछे रहे? तुम नाम रखोगे, ये नहीं रखेंगे। तो एंटीबॉडी क्या नाम है? एंटीबॉडी का दूसरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये कितनी तरह के होते हैं? 5 होते हैं। एनसीईआरटी में 4 ही दे रहा है, लेकिन रियल में कितने होते हैं? 5। जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो वहाँ एंटीबॉडी से ज़्यादा वर्ड यूज़ कौन सा आता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसको याद करने का कन्फ्यूज़न रहेगा, तो कैसे याद करेंगे? कौन कौन से? ए हैं, BC नहीं है, D है, M है, E है, G। तो अल्फ़ाबेटिकल याद कर लो इसका पहले, A D E G। उसके बाद कौन सा आएगा? M। एक तो ये हो गया अल्फ़ाबेटिकल। दूसरा याद कर सकते हो, MDH वाले अंकल होते हैं, MDH। तो H नहीं याद करना है, G याद करना है। उसके बाद फिर कौन सा याद कर लेना है? AE। ठीक है, अपना ट्रिक बना लो, जो बेहतर लगे याद कर लो। A BC नहीं होगा, D E होगा, F नहीं होगा, G होगा, IJ नहीं होगा। आ रहा समझ में? क्लियर है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? तो इस क्लास में हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जाना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में पता कर बात जानेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स दिखा रही थी वो कैसे दिखाती है। वो तो दिखा दिया मैंने कि प्रॉपर्टी बेसिस पे दिखाती है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दिखाते हैं, जिसमें मेमोरी पे है। लेकिन जिस तरह से हमने ये दिखाया ना कि ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स और प्राइमरी किस पे बेसिस काम करती थी, कौन से सेल से इन्वॉल्व होते थे? B and T।
वैसे ही हमारी जो इम्यून रिस्पॉन्स जो दिखा रही है बी और टी बी, उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उसको भी ऊपर कुछ सेल्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स होते हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं। तो अगले क्लास में जानेंगे। तो अच्छे से इस वीडियोज़ को देखना है, और मैं डेली क्लासेस डाल रहा हूँ, तो इसको प्रॉपर्ली आप देखें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। खासकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो 2021 में या तो वो नीट के पेपर्स देंगे या फिर बोर्ड्स के एग्ज़ाम देंगे। तो पहले बोर्ड तो पास हो जाओ, पहले बोर्ड आप पास हो जाओ, क्योंकि मेनली तो बोर्ड है एग्ज़ाम्स के लिए। अगर बोर्ड में नहीं पास होगे, बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर आगे आप क्या करोगे। ठीक है। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।